नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद है, जहां पर आपको बताएंगे बिहार को लेकर इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर एक और मंत्री बड़े घोटाले में फंस गए हैं और यहां तक कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है। दोस्तों, इसी के साथ में आपको बताएंगे देश के गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के विस्तार के लिए तमिलनाडु पहुंचे थे, जहाँ पर गो बैक अमित शाह के नारे से गृह मंत्री का स्वागत किया गया है। और इसी के साथ आपको बताएंगे एक और राज्य के अंदर बीजेपी के तकरीबन सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यानी जिस राज्य के अंदर चुनाव होने वाले हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में इस्तीफे की खबर सामने आई है। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों पर सारी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर अस्थिर सरकार और एनडीए सरकार की विदाई निश्चित है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके समर्थन दर्ज कराइए और बेल आइकन को दबाकर इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार कितने और समय तक चलने वाली है और क्या विधानसभा के इस सेशन के अंदर जहाँ पर बहुमत साबित किया जाएगा, क्या एनडीए बहुमत साबित करने में सफल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या कुछ आप लोग का अपना अंदेशा है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। चलते हैं पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बिहार के अंदर एक और मंत्री विवादों में आ गए हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार का गठन होते ही एक के बाद एक मंत्रियों के कारनामे की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के साथ ही अब तारकिशोर प्रसाद, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उनको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद की उम्र को लेकर जबरदस्त हंगामा मचता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर 2005 के अंदर उनकी उम्र 48 साल थी, लेकिन 5 साल बीतने के बाद भी उनकी उम्र केवल 1 साल बढ़ी। यानी 2010 के अंदर उनकी उम्र 49 साल हो पाई और 5 साल बाद यानी 2015 के अंदर उनकी उम्र में केवल 3 साल का इजाफा हुआ, यानी 52 साल के 2015 में हो पाए। और ऐसे ही जब 2020 आया तो उनकी उम्र में 12 साल का इजाफा हो गया 5 साल के अंदर ही, और उनकी उम्र अब 64 साल बताई जा रही है। आपको बता दें कि उम्र घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर है, जहाँ पर इलेक्शन कमीशन को शुरू से लेकर अंत तक धोखा दिया गया है और गलत हलफनामे की वजह से उनकी विधायकी भी जा सकती है। आपको बता दें कि ये बेहद ही गंभीर मामला है, जहां पर इस तरह की इतनी बड़ी गलती के बाद किसी भी सदस्य को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। विपक्षी पार्टियों ने भी इसे पूरा बड़ा मामला बनाया है और सीधे तौर पर इस्तीफे की मांग कर दी है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाता है, आप तक सारी अपडेट लेकर आते रहेंगे। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर बिहार के चुनाव में जैसे तैसे चुनाव जीत का दावा करके सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब तमिलनाडु के अंदर अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और इसीलिए सत्तारूढ़ पार्टी AIADMK के साथ गठबंधन भी कर लिया है। आपको बता दें कि बीजेपी के विस्तार के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु पहुंचे थे, जहां पर जैसे ही वो तमिलनाडु पहुंचे उनके सामने जबरदस्त विरोध का नजारा देखने को मिला। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी गो बैक अमित शाह के नारे लगाए गए, यानी सोशल मीडिया पर दिन भर ये ट्रेंड रहा। इसी के साथ में कई जगह प्ले कार्ड्स के माध्यम से भी उनका विरोध किया गया है और कई जगह तो लोगों ने प्ले कार्ड्स भी फेंके हैं। हम आपको बता दें कि ये बड़ी अपडेट इसलिए भी है क्योंकि तमिलनाडु के अंदर हमेशा से बीजेपी के नेताओं का विरोध होता आया है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी गो बैक मोदी के नारे लगे हैं और अब अमित शाह को लेकर इस तरह के नारे लगे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि तमिलनाडु में बीजेपी जिस तरह से प्रभाव स्थापित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन चेन्नई पहुंचे अमित शाह के समर्थन में केवल कुछ लोग मौजूद थे, जो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि अमित शाह एक गृह मंत्री होने के नाते भी अपने समर्थन में लोगों का समर्थन नहीं जुटा पा रहे हैं। यानी बीजेपी के लिए तमिलनाडु में कुछ बचा नहीं है। इसी के साथ रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बता दें कि असम के अंदर भी चुनाव होने वाले हैं। यानी अप्रैल मई महीने के अंदर चुनाव से पहले राज्य के अंदर सियासी पारा भी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि असम के जोरहाट में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच में सभी पार्टियां अच्छे कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जिला कांग्रेस भवन में एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के 17 वार्ड अध्यक्ष ने भी शपथ ग्रहण किया है कांग्रेस पार्टी के नाम का, और इसी के साथ में कुल मिलाकर कई सारे सामाजिक संगठन के नेताओं ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है। आपको बता दें कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी एक नए गठबंधन के साथ सामने आने की कोशिश कर रही है, वहीं पर दूसरी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन अलग अलग खेमे में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और जानकारी की तरफ रुक करते हैं, जहाँ पर दोस्तों बंगाल पर भी नजर गड़ाए जाने वाली बीजेपी नेताओं की कोशिशें फेल होती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि तमाम बड़े न्यूज चैनल के माध्यम से ये खबर फैलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत राय शामिल होने वाले हैं, जो कि टीएमसी के सांसद भी हैं। लेकिन अब जो खबर सामने आई है, जिसके बाद बीजेपी का पूरा प्रोपेगेंडा मशीनरी फेल होता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से सांसद सौगत राय ने बीजेपी नेता अर्जुन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अर्जुन सिंह केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। इतना ही नहीं, उन्होंने सिंह पर गैर कानूनी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि रॉय ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं जाएंगे
ये बीजेपी के लोग फेक न्यूज फैलाकर अभियान का हिस्सा बना रहे हैं और किसी भी तरह से तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग पूरी तरह से अड़िग है और बीजेपी में तो कतई नहीं जाएंगे। बेशक मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। उनकी ओर से ये शब्द सीधे तौर पर ये स्पष्ट करता है कि अब बंगाल के अंदर बीजेपी के पास कुछ भी बचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी सोच रही थी कि तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को पार्टी में शामिल कराया जाए, उन सभी से चुनाव लड़ाकर कैसे भी बिहार की तरह मैनेज करके चुनाव जीता जाए। लेकिन जो बड़ी जानकारी है, जहां पर तृणमूल कांग्रेस का एक बड़ा नेता पार्टी से नहीं छिटका है, आप समझ सकते हैं कि रणनीति कितनी ज्यादा मजबूत तृणमूल कांग्रेस की दिखाई देने लगी है। और ऐसे में रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों बिहार में मामला और भी गंभीर हो गया है। आपको बता दें कि वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास की ओर से लिखे गए एक खत में पुलिस महानिदेशक को लिखा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश पर बेगूसराय के अंदर मंजू वर्मा पर चल रहे आर्म्स एक्ट के मामले का स्पीड ट्रायल नहीं हो रहा है। इस वजह से श्रीमती मंजू वर्मा को दोष सिद्ध नहीं हो पा रहा है। इस तरह से उन्होंने कई पॉइंट लिखते हुए अपने डीजीपी से ये बात कही है। आपको बता दें दोस्तों, ये बेहद गंभीर मामला है, जहां पर मंजू वर्मा जैसे नीतीश कुमार सरकार के पूर्व मंत्री, जिन पर मुजफ्फरपुर कांड के मामले पर भी आरोप लगे हुए हैं, और ऐसे में जब उन पर आर्म्स एक्ट के तहत 50 जिंदा कारतूस घर में रखने का मामला चल रहा है, तब नीतीश कुमार पर यह आरोप लगा है कि वो पूरे जांच को, स्पीडी ट्रायल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में ये बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा किया गया है एक वरिष्ठ आईपीएस की ओर से, अमिताभ कुमार दास की ओर से। ऐसे में दोस्तों, इस पर आप लोग की क्या कुछ राय है, प्रतिक्रिया क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर असम विधानसभा चुनाव से पहले टूटने की कगार पर है बीजेपी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी के तरुण गोगोई सरकार को शिकस्त देकर अपनी सरकार बनाई थी, जिसमें उन्होंने कई सारे गठबंधन किए थे। असम गण परिषद, भारतीय जनता पार्टी और बोडो पीपल फ्रंट्स नाम की कई सारी पार्टियों को एकजुट करके चुनाव लड़ा था। लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है, जहां पर 4 महीने के अंदर होने वाले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी पीपल्स फ्रंट का गठबंधन टूट की कगार पर पहुंच गया है। दोनों पार्टियां जो असम गण परिषद के साथ 2016 से सत्ता में है, अगले महीने बोडोलैंड के टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव अलग अलग होकर लड़ रहे हैं, यानी दोनों गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि एक और कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन बनाना शुरू कर दिया है और दूसरी तरफ बीजेपी का अपना अलायंस बीजेपी से दूर होता जा रहा है। एक और जानकारी से रुक करते हैं, जहां पर कश्मीर पहुंचे शहनाबाज हुसैन ने अनुच्छेद 370 को लेकर बयान दिया, लेकिन बयान देते ही लोगों ने उनसे सवाल पूछ लिया। आपको बता दें कि लव जिहाद को लेकर लगातार डिबेट चल रहे हैं और ऐसे में शहनाबाज हुसैन से पूछा गया कि आपने जो शादी की है क्या वो लव जिहाद नहीं है, जिस पर वह कहने लगे कि ये लव है केवल। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं के द्वारा इस तरह के दोहरे परिभाषा को लेकर भी जनता समझ रही है कि किस तरह से एक शब्द को गढ़ा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। एक और जानकारी का रुख करते हैं, जहां पर भारत में आतंकवादी हमले की साजिश करने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से दुनिया के सामने अलग थलग होने की स्थिति में है। लेकिन जो बड़ी जानकारी है, जहां पर चाइना ने एक बार फिर से पाकिस्तान का समर्थन किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान का बचाव करते हुए चाइना ने भारत को निशाने पर लिया है। इससे ये बात स्पष्ट हो चुकी है, चाइना और पाकिस्तान एक ही है। लेकिन वर्तमान की भाजपा सरकार के तरफ से उठाया गया कदम ये दिखाता है कि पाकिस्तान को लेकर कड़ा स्टैंड है, जबकि चाइना के साथ व्यापारिक संबंध इतने घनिष्ठ हैं कि उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की जा रही है। यानी आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के समर्थन में चाइना खड़ा है और चाइना के साथ भारत के व्यापारिक संबंध बहुत ज्यादा है और इसका सीधा फायदा चाइना को है, जिसपे बड़ी मात्रा में भारत का पैसा जा रहा है। ऐसे में अब सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस तरह से चाइना के साथ में व्यवहार करना है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान दोनों एक ही है। ये समझकर हमको नीति बनानी पड़ेगी। एक और जानकारी का रुख करते हैं, जहां पर बिना सहमति के सीबीआई को जांच की इजाजत नहीं मिलेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की ओर से स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है। आपको बता दें कि अमरिंदर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार सीबीआई को बिना अनुमति के राज्य के अंदर प्रवेश की कोई इजाजत नहीं देगी। एक और जानकारी की माने तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी बार बार पैसे की कमी का रोना रो रही है, लेकिन वो सभी लोगों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं वसूलती है। भाजपा की स्कीम है, निरीक्षण करो, नोटिस दो, डराओ धमकाओ, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स न वसूलो। दिल्ली में सबसे महंगी प्रॉपर्टी होने के बावजूद आज एमसीडी का बुरा हाल है, लेकिन भाजपा के पार्षद माला माल है, क्योंकि इसका सारा पैसा पार्षदों की जेब में जा रहा है। आपको बता दें कि 2017 के अंदर हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 181 सीटें मिली थी, यानी प्रचंड बहुमत जनता ने एमसीडी के चुनाव में दिया था। इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की ओर से स्कीम चलाई जाएगी। एक विरोध का तरीका ढूंढा गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 181 नाम से ये नारा दिया गया है और इसी के साथ में 181 घोटालों का खुलासा आम आदमी पार्टी प्रदेश के अंदर जगह जगह घूमकर लोगों के सामने करेगी। और एक और जानकारी से रुख करते हैं, जहां पर तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार के पर किया पलटवार, कहा मुद्दे छोड़ नकारात्मक सियासत कर रही है सरकार। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के 14 में से 8 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन्हीं पर निशाना साधते हुए उन्होंने नैतिकता,
सुशासन और लोक लाज की बात करते हुए नीतीश कुमार को एक बार फिर से निशाने पर लिया है। एक और जानकारी की माने तो सीएम भूपेश बघेल ने लव जिहाद कानून के खिलाफ हमला करते हुए कहा कि क्या स्वामी और जोशी के परिवार पर भी ये कानून लागू होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के कई सारे ऐसे नेता हैं जिनके परिवार में हुए शादी को लेकर वह सवालों की घेरे में है। ऐसा ही एक शहानाबाज हुसैन का मामला था और इसी के साथ में भूपेश बघेल ने कहा कि क्या ये कानून सुब्रमण्यम स्वामी या मुरली मनोहर जोशी के परिवार पर भी लागू होगा या केवल राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक ऐसा सवाल उनकी ओर से पूछा गया है जिस पर बीजेपी को जवाब जरूर देना चाहिए। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर एनडीए में आए एक नया घमासान मचेगा। आपको बता दें कि रामविलास पासवान के देहांत के बाद खाली हुई एक सीट पर राज्यसभा के अंदर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में उम्मीदवार कौन रहेगा ये इस बात पर निर्भर रहेगा कि बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में किस तरह का समन्वय रहता है। एक और जानकारी की तरफ रुख करते हैं जहां पर झारखंड में नौकरियों का पिटारा खुला है। आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी के पास 15 से ज्यादा नियुक्ति परीक्षाएं लंबित है। इनके आयोजन के बाद राज्य के अंदर 25,000 नौकरियों का रास्ता साफ हो जाएगा। आपको बता दें कि जेपीएससी और जेएसएससी के लंबित परीक्षाओं को जल्द करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये परीक्षाएं जल्द कर ली जाएगी। एक और जानकारी की रुख करते हैं जहां पर बिहार के राज्यसभा चुनाव में कटेगा चिराग का पत्ता। रेस में सुशील मोदी है और साथ में कई और नेता है। एक और जानकारी की माने तो सीपीएसई कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने दिया झटका, नहीं बढ़ाएगी महंगाई भत्ता। मार्च के अंत में मोदी सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए देश भर के अंदर लॉकडाउन लागू किया है, जिस वजह से देश की अर्थव्यवस्था तो पटरी से उतर गई, साथ ही सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसका असर सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर पड़ने लगा है। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने अब केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपकरणों के तहत वेतन ले रहे कर्मचारियों पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता रोक दिया है। एक और जानकारी की माने तो बंगाल के चुनाव को लेकर दीपांकर भट्टाचार्य एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, जहां पर बिहार में उनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल के लेफ्ट यूनिट को लेकर जवाब देते हुए कहा कि हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी चुनौती है। तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के सामने हमारी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ होनी चाहिए। इसी के साथ में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सभी लेफ्ट पार्टियों को जो पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही हैं, उनको कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ सही लड़ाई लड़नी चाहिए और ऐसे में किसी का भी सहयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एक और जानकारी की माने तो बिहार के चुनाव पर बोले सीएम केजरीवाल, कहा वोट किसी को दो, सरकार तो भाजपा की बनने वाली है। यानी कांग्रेस पार्टी की लचर हालत को लेकर उनकी ओर से ये टिप्पणी सामने आई है। एक और जानकारी का रुख करते हैं जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लव जिहाद वाले बयान को लेकर बिहार में कानून बनाने की मांग को लेकर जेडीयू पूरी तरह से अपना स्टैंड नहीं रख पा रही है। जेडीयू जहां पर एक और क्लियर नहीं कह पा रही कि वह गिरिराज सिंह के बयान का विरोध करते हैं, तो उन्होंने बयान देना छोड़ दिया है। लेकिन एक बात तय है कि इससे पहले जेडीयू ने जो बयान दिया था एक दिन पहले, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि गिरिराज सिंह के बयान को सीरियस नहीं लेना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि गिरिराज सिंह के बयान के बाद ही जेडीयू और बीजेपी की दो अलग अलग राहें बटेंगी, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में अपनी बात जरूर लिखिएगा। एक और जानकारी की माने तो सिब्बल ने दिया कांग्रेस में नए घमासान के संकेत। कहा राहुल ने कहा था गांधी परिवार से अलग कोई नेता बनना चाहिए पार्टी का अध्यक्ष। एक और जानकारी की माने तो तेजस्वी यादव पर दर्ज है भ्रष्टाचार सहित आपराधिक मामले। ये बयान जनता दल यूनाइटेड की ओर से आया है। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से बौखला गई और जेडीयू के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव को ही अपने निशाने पर लिया है। यानी उनका सवाल ये होना चाहिए था कि आखिर 8 और नेता जो चुनकर गए हैं उनको मंत्री क्यों बनाया गया 14 में से, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव से। एक और जानकारी की माने तो 213 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ सांसदों के लिए आवास प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए खर्च करके सांसदों के लिए घर बनाए जा रहे हैं। और एक और जानकारी की माने तो बिहार चुनाव से पहले अधिकतर चुनावी बॉन्ड 1 करोड़ रुपए से राशि ज्यादा के पाए गए हैं। आरटीआई में खुलासा हुआ है कि तकरीबन 269 चुनावी बॉन्ड बेचे गए हैं। इसमें से 32 चुनावी बॉन्ड 10-10 लाख रुपए के और 9 चुनावी बॉन्ड 1-1 लाख रुपए और बाकी सारा पैसा करोड़ों की संख्या में गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना महंगा चुनाव कर दिया गया है और इस तरह से पैसे बेहिचक रोक टोक के पार्टी के बैंक अकाउंट पर पहुंच जा रहे हैं। यानी इस पूरे मामले पर भी बहस होना चाहिए कि राज्य के चुनाव के अंदर इतना पैसा कहां से आ रहा है। ऐसे में दोस्तों अगर आप लोग की इससे इतर राय है, जो कुछ भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।